Now class we will start with the concept of remoteness of damages in Indian Contract Act 1872. गाइस हम लोगों को अब आई होपफुली आप लोगों को भी अच्छे से पता चल गया होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसकी लीगल वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर क्या होने चाहिए और कंसिडरेशन उसमें क्या रोल रखता है। हम सब ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज़ को आपस में सहमति के साथ म्यूचुअली कंसेंटेड विद कंसेंशियस ऑफ माइंड वो दोनों पार्टीज़ जो हैं उस एग्रीमेंट में एंटर होती हैं और पहले से ही वो डिसाइड करती हैं कि व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उन टर्म्स और कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बेसिक टर्म और डाला जाता है जिसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आपके प्रीवियस लेसन में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक क्या है, एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर ऑब्लिगेशंस जो हैं वो मेंटेन की जाती हैं दोनों पार्टीज़ के ऊपर। ऑब्वियसली जब दो पार्टीज़ आपस में एक दूसरे के साथ किसी एग्रीमेंट में एंटर हो रही हैं तो वो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे से परफॉर्मेंस डिमांड करती हैं। ये जो परफॉर्मेंस है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की वो एक ऑब्लिगेशन है जो दोनों पार्टी के ऊपर है, मतलब दोनों पार्टीज़ को के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो दोनों पार्टीज़ अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को फुलफिल करेंगे। अब उस परफॉर्मेंस को फुलफिल करने के लिए जो भी स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई गई, स्पेसिफाइड डे, डेट, टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, वैसे ही दोनों पार्टीज़ को वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब एक कंसेप्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब कोई भी पार्टी मतलब जो डिफेंडेंट है, ऑब्वियसली जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है उसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं और जो केस फाइल करता है उसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं। तो जब डिफेंडेंट जो है अपनी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, कहने का मतलब है कि जब भी कोई पार्टी अपनी उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती, अपनी परफॉर्मेंस को फुलफिल नहीं करती जो एक्चुअल में उसको करनी चाहिए थी, जिसके लिए उसने अपनी इंटेंशन शो की थी और जिसके लिए वो दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था, जब वो पार्टी जो डिफेंडेंट पार्टी है, जो गिल्टी पार्टी है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को या उस परफॉर्मेंस को करने से ही मना कर देता है, उस एक्टिविटी या उस टर्म को हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ब्रीच का मतलब है तोड़ना, ख़त्म करना। जब कोई पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो एग्रीमेंट है उसको पूरा नहीं करता, जो परफॉर्मेंस उसको दूसरी पार्टी के लिए करनी चाहिए थे उसको करने से वो मना कर देता है, इस कंसेप्ट को बोला जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम जानते हैं कि जब कोई पार्टी जो है वो ब्रीच करता है तो दूसरी पार्टी एक एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसके पास राइट है कि वो क्या करे, जाके कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल करे अगेंस्ट द अदर पार्टी कि इस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दिया। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टी जो है वो केस फाइल करता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि इस पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। उस बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर उसको 3 चीज़ें और स्पेसिफाई करनी है। क्या? सबसे पहले उसको ये बताना है कि हम दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। सेकेंड, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो विद म्यूचुअल कंसेंट और कंसेंशियस एड इडम, दैट इज विद मीटिंग ऑफ माइंड्स के साथ बनाया गया था। थर्ड, हम दोनों पार्टीज जो थे वो ऑब्लाइज्ड थे एक दूसरे की परफॉर्मेंस के लिए। फोर्थ, डिफेंडेंट जो है वो डिफॉल्टर पार्टी है, वो गिल्टी पार्टी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दिया, जिसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। फिफ्थ, उस ब्रीचमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले से टर्म कंडीशन डिसाइड किए गए हैं कि अगर कोई भी पार्टी जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जिस पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया वो कंपनसेशन इस तरीके से या इतनी कंपनसेशन दूसरी पार्टी को, इनोसेंट पार्टी को पे करेगा। अब जब कोर्ट के अंदर ये चीज़ें लाई जाती हैं या कॉन्ट्रैक्ट लाया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट उस टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से लॉस को कैरी करता है। मतलब जितना स्पेसिफाई किया गया है कि अगर कल को कोई पार्टी जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस पार्टी को 20,000 जो है एज अ डैमेज इनोसेंट पार्टी को देना है, तो कोर्ट डिमांड करती है या ऑर्डर करती है कि 20,000 रुपया एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो चीज़ें या जो
जो कंपनसेशन, जो रिकवरी पहले से डिसाइड की जाती है उनको बोला जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब ये वो डैमेजेस होते हैं जो पहले से डिसाइड नहीं किए जाते, डैमेज होने के बाद डिसाइड किए जाते हैं कि वो कितना डैमेज हुआ है, और उसके बेसिस पे आपको क्या दिया जाता है, रिकवरी दी जाती है, कंपनसेशन दी जाती है। अब एक सिचुएशन तो वो हो गई कि जहाँ पे पहले से टर्म डिसाइडेड है कि कल को अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कितनी कंपनसेशन दी जाती है, और एक सिचुएशन वो हो गई जहाँ पे पहले से डैमेजेस डिसाइड नहीं है, बट जब लॉस अकर हुआ है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दूसरी पार्टी जब क्लेम करेगी रिकवरी के लिए, तो वो जब क्लेम करती है रिकवरी के लिए वहाँ पे एक सिचुएशन आ जाती है। वो सिचुएशन क्या है कि सबसे पहले उसको प्रूव करना है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स के अंदर डिसाइडेड है कि अगर कोई भी पार्टी ब्रीचमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो पार्टी जो ब्रीच कर रही है वो दूसरी मतलब इनोसेंट पार्टी को, एग्रीव्ड पार्टी को क्या देगी, कंपनसेशन देगी, और वो कंपनसेशन पहले से डिसाइडेड है, लाइक 20,000, 10,000, 30,000, 50,000, लाख, करोड़, जितना भी है। एक हो गया अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है कि कल को अगर कोई पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी पार्टी उसको कंपनसेट करेगी, बट लॉसेस कितने इंकर होते हैं वो, या लॉस कितना पे करना है वो पहले से स्पेसिफाइड अमाउंट डिसाइड नहीं किया गया। वो कब किया जाता है, जब कोर्ट के अंदर केस लगाया जाता है और कोर्ट डिटर्मिन करती है कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ है। अब यहाँ पे सिचुएशन आती है कि अगर कोई पार्टी जो डिफ़ॉल्टर पार्टी है अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने से मना कर देती है, और उसकी परफॉर्मेंस के मना करने के बाद दूसरी पार्टी जो इनोसेंट पार्टी है, जो एग्रीव पार्टी है, वो केस फाइल करती है, सू करती है कोर्ट में कि इस पर्सन ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुझे रिकवरी दी जाए फॉर द लॉस। अब सबसे पहले कोर्ट देखेगी कि लॉस कितना सस्टेन हुआ है। कई केसेस में कोर्ट ने कहा है कि जहाँ पे तो टर्म्स पहले से डिसाइडेड है या अमाउंट पहले से डिसाइडेड है, इट डजेंट मैटर कि लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ पे आपको कंपनसेशन देनी है। बट जहाँ पे चीज़ें पहले से डिसाइडेड नहीं है वहाँ पे कोर्ट थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ डिसाइड करेगी कि चीज़ें कि लॉस कितना सस्टेन हुआ है। अगर डिफ़ॉल्टर पार्टी के ब्रीचमेंट की वजह से इनोसेंट पार्टी को कोई लॉस अक्कर नहीं हुआ है तो कोर्ट उसको खाली नॉमिनल डैमेजेस, मतलब खाली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नॉमिनल हो गया, ऐसे छोटा मोटा डैमेज फॉर द सेक ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करके केस को रफा दफा करेगी। बट जहाँ पे दूसरी पार्टी ये शो कर देती है कि पहली पार्टी जो डिफ़ॉल्टर है उसकी वजह से उसको काफ़ी लॉस फेस करना पड़ा है, वहाँ पे कोर्ट लॉसेज रीजनेबल कंपनसेशन डिसाइड करती है। जैसे आप लोगों ने पहले भी कभी केस पढ़ा होगा, यहाँ हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ए कौन है? ए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे क्या बनता है, सीमेंट बनता है। जहाँ पे क्या बनता है, सीमेंट बनता है। उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जो मशीनरी है उनके जो पार्ट्स हैं वो अब पुराने हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, या हम बोल देते हैं कि वो ख़राब हो गए हैं। अब उसकी रिपेयरिंग के लिए ए जो है वो बी जो वो रिपेयर करता है उन पार्ट्स को या उन मशीन्स को, उनको अपने जो मशीन्स हैं वो ठीक करने के लिए बोलता है, और बोलता है कि मुझे 1 जून तक क्या आप ठीक करके दे दोगे, और बी उसको बोलता है हाँ 1 जून तक ये मशीन्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, राइट। बट बी जो है वो 1 जून तक चीज़ों को या उस मशीन को ठीक नहीं कर पाता। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या बी ने जानबूझ के या केयरलेसली नेग्लिजेंसली चीज़ों को रिपेयर नहीं कर पाया, या उसके पीछे अदर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर वो अदर कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे सपोज कर लो जो पार्ट्स उस मशीनरी में लगने थे वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, या वो मशीन की इक्विपमेंट्स, प्रॉपर इक्विपमेंट्स या सर्विस सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, या उस मशीन को रिपेयर करने के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। अब 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो पार्ट्स मशीन में पड़ने हैं सपोज वही अवेलेबल नहीं है तो वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ए है, दैट इज अ रिमोट डैमेज। बट जहाँ पे बी के पास
खुद ही रिपेयरिंग मशीन्स नहीं है जो उस मशीन को रिपेयर कर सके, और बी की नॉलेज में ये बात है कि उसके पास रिपेयरिंग मशीन्स नहीं है या रिपेयरिंग टूल्स नहीं है जो उन मशीन्स को ठीक करे, फिर भी वो अब ए को नहीं बताता, तो वहाँ पे वो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस ना होके डायरेक्ट डैमेजेस है, और वहाँ पे ए कंपनसेट कर सकता, ए जो है वो कंपनसेशन बी से डिमांड कर सकता है, या बी 1 जून से पहले ही मना कर दे कि मैं आपकी जो मशीन्स हैं वो रिपेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी नहीं करता हूँ। वहाँ ए को जो लॉस अक्कर हुआ क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो उससे वापस ले लिया गया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे ए जो है वो ये सू कर सकता है कि बी की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से या बी के नॉलेज में सारी चीज़ें होने के बावजूद उसने मुझे ये चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं करवाया, उसकी वजह से मुझे लॉस अक्कर हुआ है, वहाँ पे कोर्ट उसको कंपनसेट करेगा। बट जहाँ पे ए को कोई भी लॉस अक्कर नहीं होता, गवर्नमेंट उसको और टाइम एक्सटेंशन दे देती है, गवर्नमेंट उसको और 6 या 7 महीनों का टाइम दे देती है, जहाँ पे उसके पास चॉइस है कि वो किसी और रिपेयरिंग सेंटर में अपनी मशीन्स दे सकता है। वहाँ पे कोर्ट खाली नॉमिनल डैमेजेस फॉर द सेक ऑफ जस्टिस के लिए उसको कंपनसेट करेगी। 3 चीज़ें हैं, एक है लिक्विडेटेड, एक है अनलिक्विडेटेड, एक है नॉमिनल। लिक्विडेटेड जहाँ पे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स डिसाइडेड है, अनलिक्विडेटेड जहाँ पे पहले से चीज़ें डिसाइडेड नहीं है, कोर्ट डिसाइड करती है, बट किन बेसिस पे, ये देख के कि लॉस कितना हुआ है, हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो रीजनेबल कंपनसेशन पे करेगी, अगर नहीं हुआ तो वो नॉमिनल डैमेजेस दे के केस को विड्रॉ करने की कोशिश करेगी। अब ये जितने भी लॉसेस के लिए के जो पार्टीज़ हैं वो क्लेम कर रही हैं, सबसे पहला तो ये लॉसेस यूजुअल कोर्स ऑफ एक्टिविटी के दौरान होने चाहिए, मतलब ये डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, एक्टिविटी से डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। मतलब अगर किसी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। लेकिन अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस वजह से हुआ, डिफेक्ट के बारे में पता नहीं था, या पार्टीज़ को अवेयरनेस नहीं थी, या पार्टीज़ की कंट्रोल के बियॉन्ड चीज़ें कैरी हो गई, नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या दूसरी पार्टी को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं दी। जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर केस है हार्डले वर्सेस ब्लैक्सन डील का, जिसके अंदर वहाँ पे ए जो है वो अपनी मशीनरी का एक क्रैंक शाफ्ट जो है वो रिपेयर कराने को देता है, और वो कैरियर को बोलता है कि बी को जाके ये शाफ्ट दे आओ। अब बी को उसने ये खाली बताया कि मैं इस फैक्ट्री का ओनर हूँ और ये जो मशीनरी है ये मुझे बी के रिपेयरिंग सेंटर में देनी है, क्योंकि जो बी है वो इसको रिपेयर करके देगा। ए ने कैरियर को एक बार भी नोटिफाई नहीं किया कि जब तक ये मशीनरी रिपेयर होके नहीं आएगी तब तक मुझे लॉस हो जाएगा, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी डिलीवरी कराना। कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन जो है दूसरी पार्टी को क्लेम कर रहा है तो उस पार्टी को भी नॉलेज होनी चाहिए कि क्लेम किस वजह से किया जा सकता है। अब अगर कैरियर जो है वो बी को क्या करता है, थोड़ी देर के बाद डिलीवरी देता है और बी उस दौरान क्या करेगा, उसको और लेट ए को वो डिलीवरी पहुंचाएगा, जिसकी वजह से ए के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। वहाँ पे ए कैरियर के ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ए ने कैरियर वाले को बताया ही नहीं कि उसको वो मशीनरी कितनी देर में चाहिए या डिलीवरी कितनी देर जल्दी होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले तो आपने जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया वो यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन था, आपको पता था अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, या आपने दूसरी पार्टी को प्रॉपर नॉलेज की अवेयरनेस नहीं दी कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, या जो दूसरी पार्टी है जो डिफॉल्टर है उस कोई ऐसा हैपनिंग हो गई कि सारी की सारी कोई ऐसी हैपनिंग होगी जो उसके कंट्रोल के बियॉन्ड है और वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में जो प्लेंटिफ है वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता, और ना ही जो लॉस आप क्लेम कर रहे हैं वो रिमोट होने चाहिए, वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस वो होना चाहिए, मतलब जो परफॉर्मेंस आपको करनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आपने नहीं की, उसकी वजह से लॉस हुआ। ये नहीं कि जो परफॉर्मेंस आप करने वाले थे बट ड्यू टू सर्टन कॉन्सिक्वेंसेस जो आपकी रीजनेबल पॉसिबिलिटी के बियॉन्ड थी, जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड थी, या दूसरी पार्टी ने आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी, उस वजह से अगर दूसरी पार्टी को लॉस होता है तो वो आप पे उन चीज़ों के लिए क्लेम नहीं कर सकता। तो डैमेजेस हम इस तरीके से पे करते हैं। एक है
क्वांटम मेरिट क्या होता है कि अब सपोज ए और बी जो है वो दो पार्टी हैं और वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। अब ए जो है अपनी पार्टली परफॉर्मेंस कर देता है और पार्टली रह जाती है। अब वो जब अपनी पार्टली परफॉर्मेंस करने ही वाला होता है तो बी उसको वो परफॉर्मेंस करने से मना कर देता है। तो जर्नली जब आप आधा काम करते हैं तो आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितना काम आपने किया है, अगर पार्टली काम किया है तो आप पार्टली भी उतने काम के लिए कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। एक होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि जब कोई पार्टी जो है वो सू करती है कि दूसरी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और आप उसमें डैमेजेस रिकवर करते हैं इन द वे ऑफ मनी, राइट। बट कई बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है कि मनी आपको कंपनसेट नहीं कर पा रहा है या मनी जो है वो जस्टिस डिमांड नहीं कर पाएगा। आप चाहते हो कि दूसरी पार्टी जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया या परफॉर्मेंस देने से मना किया, आप ये चाहते हो कि वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे। आप चाहते हो कि वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे तो ही उसको जस्टिस डिमांड होगा। आपको ना ही मनी चाहिए, ना ही कोई और अदर मोड ऑफ कंपनसेशन चाहिए। यू जस्ट वांट कि दूसरी पार्टी जो है उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। स्पेसिफिकली परफॉर्म का मतलब है कि दूसरी पार्टी जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, आप कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं कि इसको बोलो कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके दे। जैसे ए और बी दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और ए ने कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया, तो बी देखता है कि मुझे मनी कंपनसेट नहीं कर सकता, मुझे कोई और अदर मोड कंपनसेट नहीं कर सकता। मुझे क्या कंपनसेट कर सकता है? सिर्फ ए की परफॉर्मेंस ही कंपनसेट कर सकती है। वहां पे बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही क्लेम करेगा। और अगर कोर्ट को भी दिखता है कि पार्टी जो है उसकी कंपनसेशन जो है थ्रू मनी या और अदर मोड से नहीं हो सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के थ्रू ही हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बदौलत ही हो सकती है, वहां पे कोर्ट भी ऑर्डर करेगी डिफॉल्टर पार्टी को कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। जिनको नहीं आया वो मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।